स्टूडेंट्स, आज का प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन थी अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर C3 चक्र को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हमारा इस टॉपिक के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है C4 चक्र। C4 चक्र क्या है? जैसा कि हमने C3 में बताया था कि बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला PGA बनता था, इसलिए हमने वहाँ पर नाम क्या रखा, C3 चक्र बोला था। लेकिन यहाँ पर सन 1905 के अंदर कोटचैक, हॉट और बर, ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि जब गन्ने की पत्तियों पर, गन्ना जो एक बीजपत्री पादप है, गन्ने की पत्तियों पर रेडियोधर्मी कार्बन युक्त CO2 का उपयोग किया, रेडियोधर्मी कार्बन युक्त CO2 का उपयोग किया, तो देखा कि बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला नहीं बनता है, बल्कि 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA का निर्माण होता है। इसलिए इसे C4 चक्र नाम दिया गया था। बनने वाले फर्स्ट प्रोडक्ट OAA, इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। कितने होते हैं? 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसको DCA साइकिल भी कह सकते हैं। DCA का मतलब होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। सन 1906 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 2 साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम है हैच व स्लैक। इन दोनों वैज्ञानिकों ने C4 चक्र की जो घटनाएं होती हैं, इन सभी घटनाओं को एक चक्र के रूप में समझाया था। इसलिए इस चक्र का नाम DCA, C4 आदि के अलावा इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर हैच और स्लैक चक्र भी नाम दिया। देखिए यहाँ पर, ठीक है, OAA के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, DCA चक्र। वे पादप जिनमें C4 चक्र चलता है, C4 चक्र की क्रियाएं होती हैं, उसे हम बोलते हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट मेनली होते हैं एक बीजपत्री पादप, गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे द्विबीजपत्री पादप भी हैं जिनके अंदर C4 चक्र की क्रियाएं चलती हैं, जैसे एमेरैंथस यानी चौलाई और यूफोर्बिया, ये सब के सब C4 प्लांट होते हैं। C4 चक्र की जो क्रियाएं, ये क्रियाएं मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों में ही चलती हैं, जबकि हमने C3 जो पढ़ा था वो केवल बंडल शीथ अथवा पूल आश्रित के अंदर चलती हैं। ठीक है, इस क्रिया को प्रारंभ करने के लिए पादपों की पत्तियों में उपस्थित 3 कार्बन युक्त पदार्थ होता है, जिसका नाम है PEP, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। ये PEP CO2 को सबसे पहले ग्रहण करता है, और इस क्रिया में जो मुख्य एंजाइम है और वो होता है पैप्को, PEPCO, पैप्को एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल CO2 को सबसे पहले ग्रहण करता है। ठीक है, जबकि C3 के अंदर हमने क्या बताया था, वहां पर पत्तियों के अंदर 5 कार्बनिक शर्करा RUDP उपस्थित होती है, जो रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करता है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। C3 चक्र के भांति C4 चक्र की क्रियाओं को भी 4 स्टेपों में डिवाइड किया गया है। आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट आता है OAA का निर्माण, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन युक्त उत्पाद होता है, इस OAA का निर्माण या कार्बोक्सिलेशन। तो देखिए, पादपों की पत्तियों में PEP, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल नामक 3 कार्बन युक्त पदार्थ होता है। ये पैप्को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करता है। किसकी उपस्थिति में? पैप्को की फुल फॉर्म होती है फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में PEP CO2 को ग्रहण करके फर्स्ट उत्पाद बनाता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस कारण हमने इसको क्या नाम दिया था, C4 चक्र बोला था। OAA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADH2 से H+ आयन लेकर के अपचयित हो जाता है, किसमें? मैलिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन युक्त पदार्थ है। ये जो दोनों स्टेप हैं, OAA का निर्माण और मैलिक एसिड का निर्माण, ये दोनों ही मीजोफिल की कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसका आगे का जो अगला स्टेप है वो पूल आश्रित की कोशिकाओं में चलता है। तो वहां पर क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड पूल आश्रित की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 त्यागेगा और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस H+ आयन को निकाल देगा, किसके रूप में? NADH2 के रूप में। मुक्त होने वाली जो CO2 है,
मुक्त होने वाली CO2 C3 चक्र में प्रवेश करके ग्लूकोज का निर्माण करती है, जबकि इस क्रिया में बनने वाला पायरुविक अम्ल, ये पायरुविक अम्ल वापस बीजोफिल की कोशिकाओं में आकर काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP से उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु ग्रहण करके ADP में बदल जाता है, और ये पायरुविक अम्ल किस में बदलेगा, PEP के अंदर, जो इस क्रिया को पुनः दोहराता है। ठीक है, तो ये टोटल 4 स्टेप होते हैं जिसके अंदर C4 चक्र चलता है। स्टूडेंट्स, आप हमने यहाँ पर ये सारे नाम लिखे हुए हैं, जितने भी हैं सबके सब नाम है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूलाज के रूप में भी समझ सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम देखते हैं पादपों की पत्तियों में CH2 CO COOH, ये क्या है, PEP है, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। ठीक है, जो पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में किसको ग्रहण करेगा, CO2 को ग्रहण करता है। ठीक है, CO2 को ग्रहण करके किस में चेंज हो जाएगा, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड का फॉर्मूला होगा COOH CH2 CO COOH। ठीक है, ये हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये NADH2 से H+ आयन लेता है और NAD निकल जाएगा, 2H+ आयन यहाँ पर एंट्री जुड़ेंगे और ये बन जाएगा COOH CH2 CHOH और COOH। ये हो गया मैलिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये जो दोनों क्रियाएं मीजोफिल की कोशिकाओं में संपन्न होती हैं, अब ये आगे पूलाश्रित की कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। इसको वापस रिपीट लिखते हैं अपन, COOH CH2 CHOH और COOH। पूलाश्रित की कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में विकार्बोक्सिलीकरण होता है, क्या निकलेगी, CO2। कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से। ठीक है, साथ में डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की उपस्थिति में H+ आयन त्यागेगा, जिसे कौन ग्रहण करता है, NAD, और इसमें बदल जाएगा NADH2 में। ठीक है, तो H2 यहाँ से निकला, एक इसको निकाला, एक इसको वापस निकाल दिया, तो क्या बचा, CH3 H+ एक और है CH3 CO और नीचे बचा COOH। ये फॉर्मूला हुआ आपका पायरुविक एसिड का। तो पूलाश्रित की कोशिकाओं में मैलिक एसिड जैसे प्रवेश करता है, डिकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 त्यागेगा, H+ आयन निकालेगा और किस में बदल गया, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड वापस मीजोफिल की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ये मीजोफिल की कोशिकाएं, हमने लिखा पायरुविक एसिड, जो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP से फास्फेट अणु ग्रहण करता है, ADP में चेंज होगा और फास्फोरस CH3 पर यहाँ पर जुड़कर किस में बदल जाता है, PEP के अंदर, जो इस क्रिया को पुनः दोहराता है। जबकि यहाँ पर मुक्त होने वाली जो CO2 है, ये C3 चक्र में प्रवेश करती है और क्या बनाता है, ग्लूकोज। इस प्रकार C4 चक्र की क्रियाएं संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है कि C3 और C4 में क्या डिफरेंस है। C3 और C4 में क्या डिफरेंस है। C3 पादप वे पादप होते हैं जिनके अंदर C3 चक्र की क्रिया चलती है, और C4 पादप वे पादप होते हैं जिनके अंदर C4 चक्र की क्रिया चलती है। तो आप देखिए यहाँ पर C3 चक्र के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो लगभग 10 से लेकर के और 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यानी इस ताप पर C3 पादप C3 चक्र के लिए अनुकूलित होते हैं। यदि इनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक यदि होता है, तो
C3 चक्र की क्रियाएं अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। जबकि C4 पादपों के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका मतलब उच्च ताप पर C4 पादप सक्रिय बने रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड देखिए, C3 पादपों के अंदर जो C3 चक्र की क्रियाओं में बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो 3 कार्बन वाला PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, C3 चक्र। जबकि C4 पादपों में जो C4 चक्र के दौरान बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो 4 कार्बन वाला OAA का निर्माण होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसलिए हमने इसको OAA के आधार पर क्या नाम दिया था, C4 चक्र। C3 जो चक्र है इसकी क्रियाएं मीजोफिल की कोशिकाओं में संपन्न होती हैं, जबकि C4 चक्र की क्रियाएं मीजोफिल और बंडल शीर अर्थात पूर्ण की कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। एक विशेष बात यहाँ पर है कि C3 पादपों के अंदर प्रकाश श्वसन की क्रियाएं होती हैं। प्रकाश श्वसन का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन क्रिया, जिसके दौरान जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाला जो भोजन है वो तुरंत ब्रेकअप होकर के CO2 और H2O में चेंज हो जाता है। इस कारण इनकी उत्पादकता भी कम होती है। इसका मतलब C3 पादपों में प्रकाश श्वसन पाया जाता है, प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर भोज्य पदार्थों की उत्पादकता कम होती है। जबकि C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, इस कारण यहाँ पर बनने वाला जो भोज्य पदार्थ है कभी भी ऑक्सीकृत नहीं होता है। इस कारण यहाँ पर भोज्य पदार्थों की उत्पादकता C3 की तुलना में ज़्यादा होती है। C3 चक्र की क्रियाओं में CO2 के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 को ग्रहण करने के लिए पत्तियों के अंदर 5 कार्बनिक शर्करा पाई जाती है, जिसका नाम है RUDP अर्थात राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। जबकि C4 पादपों के अंदर जो CO2 को ग्रहण करने वाला पदार्थ है वो 3 कार्बन वाला होता है, जिसका नाम था फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। C3 के लिए कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया में भाग लेने वाला जो मुख्य एंजाइम था वो था रूबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट सिंथेटिक कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को एंजाइम इसमें सक्रिय था। रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में ये CO2 को ग्रहण करते हैं। जबकि C4 चक्र के अंदर मुख्य एंजाइम होता है पेप्को PEPCO और साथ में एक एडिशनल एंजाइम साथ के अंदर वो है रूबिस्को, अर्थात इसमें दोनों एंजाइम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार C3 और C4 पादपों में डिफरेंस होता है। अब आप ये देखिए कि एक वैज्ञानिक था, हमने ये देखा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, CO2, जल, क्लोरोफिल और साथ साथ सनलाइट। इन चारों ही कंपोनेंट्स में से किसी एक घटक एब्सेंट हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, अतः एक वैज्ञानिक था लिविंग ने न्यूनतमता का नियम दिया था, जिसमें कहा था कि सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए इसको लिविंग का न्यूनतमता का नियम कहा गया। लेकिन 1905 के अंदर, ठीक है, 1905 के अंदर जो ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट था, जिसने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति के साथ साथ प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती है। तो इस ब्लैकमैन ने न्यूनतमता के इस लिविंग के न्यूनतमता के नियम में संशोधन करके अपना एक नियम दिया था, जिसको बोला गया था ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। इसने बोला था कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितने भी घटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन घटकों में से सबसे कम मात्रा में उपस्थित जो घटक होता है वो प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अधिक दर को वह कारक सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। ऐसे सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक को नाम बोला था सीमाकारी कारक, और इस नियम को बोला था सीमाकारी कारक का नियम। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के अंदर सूर्य का प्रकाश जैसे हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं वातावरण के अंदर CO2 की मात्रा होती है 0.03%। जैसे जैसे हम CO2 की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, CO2 की मात्रा को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है,
सनलाइट को बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, यहाँ पर एक समय ऐसा आता है जब कि सूर्य के प्रकाश की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ भी प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर CO2 एक सीमाकारी कारक बन जाता है। जब तक कि CO2 को नहीं बढ़ाएं तब तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि नहीं हो सकती। इस कारण CO2 को क्या नाम देते हैं अपन? सीमाकारी कारक। आप ध्यान से देखिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछता है, जब वायुमंडल स्वच्छ होता है तो सारे घटक पर्याप्त होते हैं, जबकि CO2 की मात्रा एक फिक्स होती है 0.03%। अतः स्वच्छ वातावरण के समय वायुमंडल के अंदर CO2 एक सीमाकारी कारक होता है। लेकिन जब बादल होता है, ठीक है, जब बादल होते हैं, जब CO2 पर्याप्त मात्रा में होती है, क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो जब बादलों की अवस्था आती है बरसात के समय, तो उस समय सनलाइट, सूर्य का प्रकाश एक सीमाकारी कारक होता है। लेकिन जब पादपों की पत्तियों में क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, इसका मतलब पादपों की पत्तियों में क्लोरोसिल की घटना होती है, पर्णहरिमहीनता की घटना होती है, उस वक्त क्लोरोफिल एक सीमाकारी कारक उपस्थित के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी सीमाकारी कारक नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे कि प्रकाश श्वसन की घटना क्या होती है। देखिए, प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। हम जानते हैं प्रकाश श्वसन की क्रिया केवल C3 पादपों में संपन्न होती है, जिसके कारण उत्पादकता, जो भोज्य पदार्थों की उत्पादकता, वो प्राय कम हो जाती है। अतः प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन प्रकाश श्वसन कहलाता है। ठीक है। प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है ये हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, इनके अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कोशिका के किन अंगों में, किन कोशिकांगों में प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है इसका अध्ययन सन 1959 में डेकर और टियो नामक जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। जबकि प्रकाश श्वसन शब्द का उपयोग सबसे पहले 1963 में क्रोटकोफ ने किया था। जिसने किया था? क्रोटकोफ ने। हम ये जानते हैं कि प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है एक नष्टकारी क्रिया है। ठीक है। नष्टकारी का मतलब होता है इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थ का जब अपघटन होता है रेस्पिरेशन के समय, तो क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर भोजन का अपघटन हुआ लेकिन ऊर्जा निकली। लेकिन प्रकाश श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन हो जाता है लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। इस कारण इसको क्या नाम दिया था? नष्टकारी अभिक्रिया। अब आप देखिए कि प्रकाश श्वसन की घटना में होता क्या है। C3 पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उस क्रिया के लिए CO2 की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। ठीक है। अधिक मात्रा आवश्यक होती है और एक अनुकूलतम तापमान होता है वो कम होता है। ठीक है। लगभग कितना बताया था? 10 से 20 या 30 तक, और 30 से 40 तक C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अतः यदि CO2 की मात्रा को कम कर दिया जाए और ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ा दें, ठीक है, टेम्परेचर को कर दें अधिक, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में C3 चक्र के अंदर भाग लेने वाला जो रूबिस्को एंजाइम है वो एंजाइम चेंज हो जाता है। किसके रूप में कार्य करेगा? ऑक्सीजीनेज एंजाइम के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? ऑक्सीजीनेज एंजाइम के रूप में। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन की कम मात्रा हो और CO2 की सांद्रता हो ज़्यादा और प्रकाश हो कम, तो उस समय रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति कार्य करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर CO2 की सांद्रता को कम कर दिया और प्रकाश की सांद्रता को बढ़ा दिया, तो रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजीनेज एंजाइम की भांति कार्य करता है। हम ये जानते हैं कि पादपों की पत्तियों के अंदर 5 कार्बोनिक शर्करा उपस्थित होती है, जिसका नाम था राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट। तो ये जो शर्करा है, ऑक्सीजीनेज एंजाइम इस शर्करा का क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा, जिससे क्या बनेगा? फास्फोग्लाइकोनिक एसिड। फास्फोग्लाइकोनिक एसिड फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 कार्बन युक्त ग्लाइकोलेट में बदल जाता है। कितने कार्बन वाला? 2। तो इसको हम 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट में निर्माण होता है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं C2 चक्र। ठीक है, या ग्लाइकोलेट साइकिल।
तो इस प्रकार प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश श्वसन की क्रिया से संबंधित एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था बारवर्ग। बारवर्ग ने यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जिसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया के C3 चक्र के दौरान भाग लेने वाला जो रूबिस्को एंजाइम है, ये रूबिस्को एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो CO2 की सांद्रता और ऑक्सीजन की सांद्रता इन दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका मतलब यदि ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ा दें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्रकाश संश्लेषण की दर को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसलिए इस प्रभाव को नाम दिया था बारवर्ग प्रभाव। लेकिन ओरेगन और बो ने इस बारवर्ग प्रभाव को स्पष्ट किया और इन्होंने बताया था कि CO2 और ऑक्सीजन में कंपटीशन होता है। किसके प्रति? रूबिस्को एंजाइम के प्रति। कंपटीशन कैसे होगा? यदि CO2 की अधिकता है तो ये रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति कार्य करता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन CO2 की सांद्रता कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाए तो रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजीनेज एंजाइम की भांति कार्य करता है और ऑक्सीजीनेज एंजाइम में क्या होगा? प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होने लगती है और प्रकाश श्वसन होने के कारण भोज्य पदार्थों की जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि रूबिस्को एंजाइम के प्रति CO2 और O2 के दोनों के मध्य एक कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो प्रभाव था वो किसने बताया था? बारवर्ग ने बताया था, जबकि स्पष्टीकरण किसने किया था? ओरेगन और बो ने किया था। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आते हैं तो आप इस मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।